Okay, then we continue our investigation part of the pulmonary thromboembolism. We divide the suspected case of the pulmonary thromboembolism into the two portions. First is the low risk, and second one is the high risk. Second one is the high risk. Okay, in a case of the low risk, score is less than 4. In a high risk, score is greater than and equal to 4. Okay, now first investigation is in a case of the low risk is D dimer test. D dimer test, and red line से लिखो, it is highly sensitive test. It is highly sensitive test. Okay, then if D dimer test is negative, if D dimer test is negative, then find out the other. No screen share. uh, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है या स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एनीवन? यस यस। डॉक्टर प्रियंका, प्लीज आप अपना नेटवर्क इशू क्लियर करें। आपके एंड से ही प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स सब बोल रहे हैं यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हो गया। ओके, देन we can continue. D dimer test is highly sensitive test. Okay, if D dimer test is negative, then find out the other other causes of फर्स्ट। अब बताइए मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द डीवीटी मैंने क्या बताया था अभी? इज द ब्रीथलेसनेस, मीन्स डिस्निया। तो फाइंड आउट करें कि अदर कॉज क्या क्या हो सकते हैं इफ डी डायमर टेस्ट इज नेगेटिव। मान लीजिए डी डायमर टेस्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। इफ डी डायमर टेस्ट मीन्स स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हो चुका है हमारा? पॉजिटिव। देन देन हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? देन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तब हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? मल्टी डेक्टर सीटी। मल्टी डेक्टर सीटी फुल फॉर्म लिख के रखना, भूल जाओगे आप। मल्टी डेक्टर सीटी स्कैन। एंड ये क्या है? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। ये वर्ड आप अगर भूलना मत, मैं अभी आगे और भी बताने वाला हूं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। अभी डिफरेंस भी बताने वाला हूं, ठीक है? सेकेंड थिंग, जरूरी नहीं है कि आपके हर एक पीएससी एंड सीएससी के ऊपर एमडीसीटी अवेलेबल हो। तो वहां पे सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इफ, एक वर्ड लिखिए, इफ नॉट पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल, देन हम पेशेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? वीसी स्कैन के लिए। वी रिकमेंड दी वीसी स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूरेशन स्कैन इज दी सेकंड लाइन टेस्ट। इट इज ए सेकंड लाइन टेस्ट, सेकंड लाइन टेस्ट। ओके, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ कि हमने देख लिया कि अगर स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव हुआ है तो हम बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमडीसीटी कराएंगे पेशेंट का, एंड पेशेंट कंफर्मली डायग्नोस हो जाएगा कि वो केस किसका है? हमारा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। ओके, देन अगर पेशेंट हमारा हाई रिस्क के साथ में है, तब हमारे को जरूरत नहीं है एंड
डी डाइमर टेस्ट की, तब हम डायरेक्टली क्या कराएंगे उसका, तब हम डायरेक्टली उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे मल्टी डेक्टर सीटी मींस एमडीसीटी। उस केस में हम क्या कराएंगे, डायरेक्टली उस पेशेंट को एमडीसीटी रिकमेंड करेंगे। ओके, तो यहां तक हम आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। ओके देन अदर इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सीवियस सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं, पल्सस पैराडॉक्स की भी बात कर रहे थे। तो अदर इन्वेस्टिगेशंस आर दी, फर्स्ट ईसीजी कराएंगे। फर्स्ट ईसीजी, ईसीजी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन ईसीजी इन ए केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया। ओके, ये तो हुआ मोस्ट कॉमन फाइंडिंग। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग, मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग इन ईसीजी इन अ केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तब हमारे को तीन फाइंडिंग्स देखनी है। फर्स्ट फाइंडिंग इज द डीप एस wave in lead 1. Second, deep Q wave in lead 3rd, and T inversion in lead 3rd. ओके, तो ये तीन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिलती है हमारे को ईसीजी के अंदर। तो यहां तक हमारा ईसीजी कंप्लीट हुआ। अदर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ईसीजी फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इन अदर इन्वेस्टिगेशन इज चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे में हमारे को कुछ स्पेसिफिक साइंस देखने को मिलेंगे। तो वो साइन मैं आपको विद डायग्राम बना के समझाने वाला हूं। तो अगर हमारा लार्ज थ्रोम्बस है, ओके, तो वहां पे क्या किस तरीके का एक्सरे देखने को मिलेगा, ये देखिए। ये हमारा, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, जो हमारी ग्रेट वेसल्स हैं उसके अंदर ही हमारे को क्या मिलेगा, लार्ज थ्रोम्बस मिलेगा। अब लार्ज थ्रोम्बस का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रोमिनेंट हो जाएगा ड्यू टू दिस थ्रोम्बस। तो ये जो प्रोमिनेंट पोर्शंस है ड्यू टू दिस लार्ज थ्रोम्बस, ओके, तो वहां पे क्या होगा, ये प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज शो होंगी किसके अंदर, हमारे चेस्ट एक्सरे के अंदर। और इसी प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज जो लार्ज थ्रोम्बस की वजह से डेवलप होती हैं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, उन्हीं को हम क्या साइन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पलास साइन। पलास साइन, ओके। बट आपको क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है कि प्लस साइन सी निंदी, डायरेक्टली आंसर जाना चाहिए हमारा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। प्लीज नको ना शंका, झोपू दे थोडा वेळ, आता माझं वांग कम. And who is iPhone? Who is iPhone? Please rename yourself. Then
ये चीज प्लस साइन समझ में आ गया। प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज को हम क्या कहेंगे, हमारा प्लस साइन। इसी तरीके से सेकंड डायग्राम, सेकंड स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूं। इफ थ्रोम्बस इज मीडियम साइज, मीडियम मीडियम साइज, देन हमारे एक्सरे में किस तरीके का शो होता है, देखिए जो मिड साइज वेसल्स हैं, लमसम यहाँ पे मिड साइज वेसल्स दिखेंगे हमारे को, एंड मीडियम साइज का हमारा थ्रोम्बस है यहाँ पे। ओके, तो जो मीडियम साइज थ्रोम्बस की वजह से मीडियम साइज की जो डिस्टल वेसल्स हैं यहाँ पे, मीडियम साइज वेसल्स becomes the invisible, becomes the invisible, visible, okay, in the chest x-ray, in the chest x-ray, okay। तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकल ओलिगेमिया, फोकल ओलिगेमिया, फोकल ओलिगेमिया। एंड इसी फोकल ओलिगेमिया के लिए एक साइन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर मार्क साइन, वेस्टर मार्क साइन। ओके, देखो विद डायग्राम बनाई हुई चीज होती है तब हमारे को वो साइन भी याद रहते हैं कि हाँ सर ने पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के जब चेस्ट एक्सरे समझा रहे थे तब वहां पे लार्ज थ्रोम्बस, मीडियम साइज थ्रोम्बस एंड स्मॉल साइज थ्रोम्बस की बात की थी। तो वहां पे हमने प्लस साइन, वेस्टर मार्क साइन एंड थर्ड अभी मैं बताने वाला हूं। तो इस तरीके से आप डायग्राम अपने नोट्स में बनाते रहिए और वहां से डायग्रामेटिकली चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हम डायरेक्टली लिख कैसे सकते हैं कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स के अंदर चेस्ट एक्सरे के अंदर तीन साइन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन एंड थर्ड साइन। बट ये चीजें रटने की हो जाती हैं, वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम जो भी डायग्राम है डायग्राम बना के और उसके साइन को समझ लें, तो वो अपना आप ही ऑटोमेटिकली हमारे को पिक्चर इमेज वाइज लॉन्ग मेमोरी के अंदर सेव रहती है, ठीक है। देन फर्स्ट साइन इज द प्लस साइन, सेकंड साइन इज द वेस्टर्न मार्क साइन, देन थर्ड वन इज द स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज जो रहेंगे वो देखिए, हमारा अगर चेस्ट एक्सरे देखा जाए, तो वहां पे देखिए ये हमारा डायफ्राम इस तरीके का कुछ चेस्ट एक्सरे देखने को मिलता है। देन यहाँ पे हमारा रहता है हार्ट शेडोज। जो स्मॉल साइज के थ्रोम्बस होंगे वो जस्ट नियर टू दिस डायफ्राम रहेंगे, जस्ट नियर टू दिस डायफ्राम रहेंगे। तो वहां पे क्या होगा, ये जो डायफ्राम है वो किस तरीके की टेंटिंग डेवलप करेगा, इस तरीके से टेंटिंग डेवलप करेगा। कोई चीज इस तरीके से आ रही है और वहां पे ऊपर की तरफ थ्रोम्बस जो है वो क्या डायफ्राम की वजह से क्या डेवलप करेगा, इस तरीके से टेंटिंग, टेंट शेप की टेंटिंग डेवलप करेगा। तो यहाँ पे एक वे शेप की ओपेसिटी देखने को मिलती है चेस्ट एक्सरे में। अगर स्मॉल थ्रोम्बस है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, लिखिए एक वर्ड, वेज शेप ओपेसिटी नियर टू दी दिस डायफ्राम। और
इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंटिंग। और ये किस तरीके से लगता है कि हमारा डायफ्राम थोड़ा सा टेंट हुआ है, बट एक्चुअली ये टेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो टेंटिंग ऑफ द डायफ्राम, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं हैम्पटन हम्प साइन। हैम्पटन्स हम्प साइन। तो तीनों साइन याद रखने हैं अपने को। फर्स्ट इज दी पेलास साइन, सेकंड वन इज दी वेस्टर्न मार्क साइन, थर्ड वन इज दी हैम्पटन हम्प साइन। ओके। देन यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक चीज और रहती है, वो रहती है हमारा कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, तो स्क्रीनिंग टेस्ट अभी मैंने बता दिया था क्या था, डी डाइमर टेस्ट। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मैंने क्या बताया था, मल्टी डेक्टर सीटी। ओके। देन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आंसर क्या जाना चाहिए, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब आप कहेंगे कि सर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल चीज है कि बेस्ट है तो उसको बेस्ट कब बोला जाता है, कोई भी अगर चीज बेस्ट कब हो सकती है कि वो एक तो है उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, हर सेंटर पे, पीएससी, सीएससी, हॉस्पिटल सेंटर्स, तो हर जगह वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन वो हो सकती है। एंड सेकंड कि अगर वो अवेलेबल है बट वो कंपैरेटिवली चीप होनी चाहिए, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल न हो नॉर्मल पीपल्स के लिए, ठीक है ना। बट गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है आपको हर सेंटर पे मिले, और जरूरी नहीं है कि वो चीप हो, तो इसीलिए उसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके। तो ये कुछ तरीके कुछ ऐसे माइनर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे को किस में पूछे जा सकते हैं, हमारे को इन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। एंड हमारा कई बार इंटरव्यू फेस वगैरह करना होता है, तो इंटरव्यू में ये काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ओके। देन जस्ट होल्ड अ सेकंड। ओके, now second point of the pulmonary vascular diseases is pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension and pulmonary hypertension, आपको भी पता है कि प्री कैपिलरी नॉर्मल प्रेशर, जो जैसे कि अगर डायग्नोस करना है क्या केस ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, तो उसके लिए प्रेशर कितना रहना चाहिए, क्या केस को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो केस है हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, तो ग्रेटर देन 25 mm ऑफ Hg, ग्रेटर देन 25 mm ऑफ Hg, जो कि क्या रहता है, प्री कैपिलरी प्रेशर रहता है। इसी तरीके से एक वर्ड हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो रहता है नॉर्मली कितना रहता है, नॉर्मली कितना रहेगा 6 to 12 mm ऑफ Hg, जो कि पढ़ के कितना हो रहा है 25। और अगर ये ग्रेटर देन 25 mm ऑफ Hg हो जाता है, तभी वहां पे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पल्मोनरी एडिमा
डेवलप होने के लिए पल्मोनरी वेज प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक चीजें। अब हम आगे चलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हमारे को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट थिंग इज द पल्मोनरी आर्टरी hypertension, pulmonary artery hypertension with the pulmonary capillary wedge pressure is normal। ओके, तो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसमें पल्मोनरी आर्टरी का अगर हाइपरटेंशन है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज, आंसर इज जेनेटिक। तो वहां पे जेनेटिक तो लिखा हुआ नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली पूछेंगे मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन। वो क्या पूछेंगे, मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन। ओके, देन आंसर इज बी एम पी आर टू, बी एम पी आर टू। बी एम पी आर की फुल फॉर्म क्या है? बोन, मैं मेंशन कर देता हूं, बोन मॉर्फोजेनिक, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन रिसेप्टर 2, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर 2। और ये ही BMPR2 से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी रेड बॉक्स में डाल के रखना। ओके, देन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हुआ मोस्ट कॉमन कॉज। क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली इन्फेक्शन कॉजेज दी, ओनली इन्फेक्शन कॉजेज दी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आंसर क्या जाना चाहिए, HIV। ओनली इन्फेक्शन कॉजेज दी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। देन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ड्रग्स हमारे को याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता है कि कौन सी ड्रग कॉजेज दी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ओके, then third one is the third cause of the pulmonary artery hypertension is the CTD। अभी रेस्पिरेटरी के बाद में आपका CTD लेने वाले हैं, मींस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। ओके, एंड लास्ट वन इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। अब आप कहेंगे सर व्हाई, तो इसका आंसर हमारे हेडिशन में भी नहीं मेंशन्ड है, वहां पे भी अननोन मैकेनिज्म मेंशन कर रखा है। पोर्टल हाइपरटेंशन, वहां पे भी रीजन अननोन लिखा हुआ है, वहां पे भी अननोन etiology। ओके, देन हमारा फर्स्ट हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से हम देखते हैं पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन। सेकंड थिंग इज द पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन। एंड जब भी पल्मोनरी वीनस होगा, डेफिनेटली पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि ये प्रेशर किसका देखता है, लेफ्ट एट्रिया का। प्रेशर किसका देखता है, लेफ्ट एट्रिया का। ओके, तो अगर पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन है तो उनकी क्या क्या कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सेकंड वन इज दी मिट्रल स्टेनोसिस, थर्ड वन इज दी मिट्रल regurgitation, देन सिस्टमिक हाइपरटेंशन, systemic hypertension। Okay, then third point is the pulmonary hypertension due to the chronic hypoxic state। pulmonary hypertension due to the chronic hypoxic state,
यहां पे भी हमारा क्या मिलेगा, पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल, पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल। तो व्हाट आर द कॉजेज वेयर क्रोनिक हाइपोक्सिक स्टेट इज शो। अभी तक हमने सारी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस बात की थी वहां पे हाइपोक्सिया डेवलप किया था। फर्स्ट थिंग इज दी सीओपीडी, जो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है, सीओपीडी। एंड सेकंड कॉज इज दी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लिए मैं आपको नोट्स के अंदर एक चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां पे आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज शो हो जाएंगी। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को डायरेक्टली याद करना ही रहता है, रटने वाली चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू दी chronic pulmonary thromboembolism, chronic pulmonary thromboembolism। chronic किसको बोलेंगे, जहां पे ग्रेटर देन 3 मंथ से वहां पे pulmonary thromboembolism परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या आता है, सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल। देन सिक्स्थ पॉइंट इज sarcoidosis, सेवंथ पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट तक ही है टोटल सार्कोइडोसिस तक, इनका क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस तरीके से अगर डेवलप होता है तो वहां पे क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो वहां पे वही सिम्टम्स, सिम्टम्स के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव डिस्निया, प्रोग्रेसिव डिस्निया। और ये अर्ली ऑनसेट रहता है, कि ऑनसेट कब होता है, ऑनसेट 1 to 2 years में, 1 to 2 years में। एंड लेट में सिम्टम डेवलप होता है, लेट में जो सिम्टम डेवलप होता है वो रहता है इडीमा, जो कि लेट सिम्टम है, जो कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से डेवलप होता है, ये होता है लेट। ओके, अब सिम्टम्स के बाद में बात करते हैं साइंस की। तो यहाँ पे जो साइंस है, तो यहाँ पे सारे के सारे रेस्पिरेटरी साइंस क्या रहेंगे, नॉर्मल, सारे रेस्पिरेटरी साइंस क्या रहेंगे, नॉर्मल। बट यहाँ पे सीवियस साइंस देखने को मिलते हैं। सीवियस साइन क्या क्या रहेंगे, जेबीपी इज इंक्रीज, मर्मर, murmur of tricuspid regurgitations and edema, and edema। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन का साइन एंड सिम्टम्स। ओके, इसी वे में अगर हम केस को डायग्नोस्ट करना चाहते हैं, क्या केस प्रेजेंटेड विद द प्रोग्रेसिव डिस्निया, प्रोग्रेसिव डिस्निया, तो वही फ्लो चार्ट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में फॉलो किया था, ठीक है। तो अगर पेशेंट आता है कि हम मेरे को प्रोग्रेसिव डिस्निया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन वो होती है जो सबसे इजीली अवेलेबल हो और चीपेस्ट हो, ठीक है। चेस्ट एक्सरे अगर एबनॉर्मल है, ध्यान से सुनना, अगर एबनॉर्मल है तो वहां पे चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मलिटी क्या मिल सकती है,
कि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, रेट रेटिकुलर शेडो शो हो सकती हैं, शैडो शो हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें किसको शो करेंगी? क्या ये किसकी तरफ जा रहा है केस? पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? यस और नो, यस और नो। कि अगर हमारा चेस्ट एक्सरे में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें यस और नो, कि अगर चेस्ट एक्सरे करा के लेके आता है, पेशेंट ने सिम्टम दिया था प्रोग्रेसिव डिस्निया का एंड चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल आया है, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है या रेटिकुलर शेडो शो हो सकती है, तब हमारे माइंड में क्लिक करेगा क्या कि हाँ केस सस्पेक्टेड है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का? यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आंसर। यस और नो? एनीवन? एनीवन प्लीज आंसर। The hyperinflation is not clear, so that is why I'm not getting to the answer. कोई बात नहीं, ये अब आपके जो सामने स्लाइड है या ये जो चीज शो हो रही है आपको, तो इससे आंसर कर सकते हो। आपको हाइपर इन्फ्लेशन या हाइपर वेंटिलेशन समझ में आता है या नहीं आता है, बट ये चीज से तो आप आंसर कर सकते हो। मैंने क्या बताया था कि रेस्पिरेटरी साइंस क्या रहेंगे? ऑलवेज नॉर्मल। तो अगर हमारा पेशेंट प्रोग्रेसिव डिस्निया के साथ में आया है, तब हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, तो चेस्ट एक्सरे में अगर हाइपर इन्फ्लेशन या रेटिकुलर शेडोज, ठीक है ना, या हाइपर वेंटिलेशन के साइन हैं, तो मतलब वहां पे वो केस किसकी तरफ जा रहा है? वो केस हमारा सीओपीडी की तरफ जा रहा है या आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की तरफ जा रहा है, न कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ। अगर रेस्पिरेटरी साइन सॉरी चेस्ट एक्सरे में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि उसको डेफिनेटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं होगा। गुड मेनिका एंड प्रियंका, रूपाली, गुड गुड। तो अब हमारा चेस्ट एक्सरे तो आया बिल्कुल नॉर्मल, यहां तक समझ में आया है? ठीक है। तो प्रोग्रेसिव डिस्निया के साथ में पेशेंट आया, चेस्ट एक्सरे करवाया, बिल्कुल नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आया है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि आप अपना स्पायरोमेट्री कराओ। स्पायरोमेट्री मींस दी, हम इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी करवाओ। देन पीएफटी के अंदर मान लीजिए कि पीएफटी के अंदर उसका एफ ई वी वन डिक्रीज हुआ है, ओके। देन सेकेंड चीज एफ वी सी भी डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे कि वह केस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? डेफिनेटली स्पायरोमेट्री के अंदर भी ये साइन किसको शो करते हैं? जो हमने अभी तक पढ़े हैं, सीओपीडी को एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को शो करता है, न कि हमारे पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर स्पायरोमेट्री कैसी होगी? स्पायरोमेट्री यहाँ पे एफ FEV1 एंड FVC, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बिग नॉर्मल। ये क्या रहेंगे? नॉर्मल। चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल, स्पायरोमेट्री बिल्कुल नॉर्मल। देन पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? अब आप DLCO करवा के लेके आइए। DLCO फुल फॉर्म क्या रहती है? डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी फॉर दी कार्बन मोनोऑक्साइड। डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी
of CO. ओके, एंड अब जब मेरे पास में पेशेंट आएगा तब उसका DLCO क्या होगा, डिक्रीज या लो। तब पेशेंट का क्या होगा, DLCO लो होगा, ठीक है। एंड जब लो आएगा तब मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि हाँ ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करेंगे, तब इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे पल्मोनरी एंजियोग्राफी। pulmonary angiography, okay, it is a confirmatory test. तो याद रखने का या चीजों को समझने के लिए इस तरीके के फ्लो चार्ट से आप समझोगे तो हर डिजीज का आपको इन्वेस्टिगेशंस किस तरीके से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में करनी चाहिए, या हमारे को जब इंटरव्यू फेस करना होता है तब भी वो सबसे पहले क्वेश्चन ही ये पूछते हैं कि अगर इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो आप सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे। अगर आप डायरेक्टली आंसर करते हो कि पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे तो उनको भी पता चल जाता है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है। अगर आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है तो उनको भी लगेगा कि हाँ इनका बेसिक फंडा क्लियर है, ठीक है। अब आपको सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DLCO लो और कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, ठीक है। लिखिए, नोट डाल के लिखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो हम लेने वाले हैं वो न्यूमोनिया लेने वाले हैं। तो हम 3:30 को वापस से ज्वाइन करेंगे, हमारा ये लंच ब्रेक रहेगा हाफ एन आवर का। तो 3:30 PM को हम वापस से रिज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मैं बता देता हूँ DLCO लो केवल 3 कंडीशंस में मिलता है। फर्स्ट कंडीशन जो अभी बताई थी कि हमारा PVD क्या था, PVD pulmonary vascular disease या pulmonary hypertension. Second is the ILD interstitial lung disease, and last one is the emphysema. और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी कई बार पूछते हैं और इसका ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा 3:30 पे, जहाँ पे हम निमोनिया स्टार्ट करेंगे, ओके।